टॉपिक होंगे। जैसा कि कल हमने आपको पोरीफेरा संघ पढ़ाया था, ठीक है। पोरीफेरा संघ के प्राणी कैसे होते हैं? स्पंज, ठीक है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की उनके अंदर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जल को अवशोषित करने की उनके अंदर क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो आज की टॉपिक हमारी क्या है? फाइलम सिलेंड्रेटा, ठीक है। सिलेंड्रेटा संघ के बारे में थोड़ा सा जान लें कि ये किस टाइप के होते हैं। देखिए, हमको सभी संघ के बारे में जानना है, उनके 5 लक्षण जानने हैं, ठीक है। उनके अंदर पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जीवों के नाम जानना है, बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वही चीज़ बता रहा है। कल का टॉपिक में मैंने कुछ छोड़ रखा था, शायद पोरीफेरा संघ के एनिमल के नाम मैंने नहीं बताया था ना। कुछ महत्वपूर्ण सदस्य जो होते हैं पोरीफेरा संघ के, उन सदस्यों के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है। जैसे पोरीफेरा संघ के पहले सदस्य के नाम लिख लीजिएगा, तो नहीं तो भूल जाएगा, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, यहाँ लिख लीजिएगा। पोरीफेरा संघ यानी फाइलम मेंबर या सदस्य, ठीक है। कि जो सदस्य होते हैं उनके नाम हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे आपका साइकॉन होता है, फर्स्ट आता है साइकॉन, सेकेंड आपका क्या है? स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, ठीक है। और आपका एक होता है साइकॉन हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, और आपका एक होता है यूप्लेक्टेला, ठीक है। तीसरा आपका है यूप्लेक्टेला। ये हमारे क्या है? पोरीफेरा संघ के प्राणी है, ठीक है। तो इनके कुछ क्लासिफिकेशन भी आप जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। बाकी की चीज़ें तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट बस ऐसे ही। तो हम अगर आप जानना चाहते हो तो फिर उसको बता देते हैं। चलिए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। किसका जानना है? तो इसमें हम साइकॉन का देख लेते हैं। साइकॉन का हमें देखना है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा साइकॉन की क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। फाइलम जो होते हैं इनके पोरीफेरा, क्योंकि पोरीफेरा संघ का ही प्राणी है, तो ये क्या होते हैं? पोरीफेरा। क्लास इनका कैलकेरिया होता है। ऑर्डर जो होता है वो होमोसिला होता है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको पोरीफेरा संघ में पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि आप चले जाइएगा सिलेंड्रेटा में, क्योंकि कल का ये थोड़ा सा छूटा था, मुझे ध्यान नहीं आया, तो मैंने पहले इसको ही पढ़ाया थी, फिर उसके बाद आपका सिलेंड्रेटा स्टार्ट करती। तो क्लासिफिकेशन में आपने फाइलम आपने जान लिया कि ये पोरीफेरा संघ का प्राणी है। क्लास आपका कैलकेरिया है, ऑर्डर आपका होमोसिला है, और जीनस आपका क्या है? साइकॉन है, ठीक है। ये हमारा क्या है? साइकॉन का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जैसा कि साइकॉन जो होते हैं इनमें क्या होंगे? ये कॉलोनी युक्त होते हैं, सॉरी मतलब कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है ना। और ये जो होते हैं ये मुकुलन, इनके अंदर जो होती है बडिंग की क्षमता होती है, ठीक है। बडिंग के द्वारा क्या होते हैं? ये डिवाइड होते हैं। जैसे देख लीजिएगा इसके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इस तरह से नीचे पेश होती हैं, फिर ये इस तरह से यहाँ इसका फ्रेम होता है, यहीं से धीरे से एक बड निकल जाता है, जबकि इनके अंदर जन्म की क्षमता होती है, इस तरह से बड निकलता है थोड़ा सा, ठीक है ना। ये होता है साइकस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपका साइकस क्लियर हो गया। स्पॉन्जिला को बता देते हैं। जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को बता रहे हैं, वैसे बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। देखिएगा आपके सामने आपका स्पॉन्जिया का डायग्राम है, ठीक है। किंगडम, जैसा कि ये एनिमेलिया संघ का ही प्राणी है, हम लोग जंतु जगत पढ़ रहे हैं, तो ये एनिमेलिया संघ का प्राणी है। फाइलम पोरीफेरा हो गया,
क्लास डेमोस्पोंजी हो गया, ठीक है, ऑर्डर कैरेटोसा हो गया और जीनस यूस्पोंजिया हो गया, ठीक है। क्या आपने जाना कि ये जो जैसा कि ये है स्पॉन्जिया जो है वो क्या है, एनिमिलिया संघ का प्राणी है। इनकी जो फाइलम है, संघ जो है वो कोरीफेरा संघ है। क्लास जो है वो डेमोस्पोंजी है, ठीक है। ऑर्डर जो है वो कैरेटोसा है, ठीक है। और जीनस इसका क्या है, यूस्पोंजिया है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जैसा को इनकी स्पॉन्जिया को कॉमन रूप से बॉथ स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। स्पंजिया का एक और नाम है जिसको हम बॉथ स्पंज के नाम से जानते हैं, बॉथ स्पंज, ठीक है। बॉथ स्पंज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो अब हम इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपका कोरीफेरा अब खत्म हो गया। कोरीफेरा के तीन मैंने बता दिया, साइकॉन हो गया, स्पॉन्जिया हो गया और यूथेरिया हो गया, ठीक है ना। ये सभी थे। अब हम क्या देखेंगे कि फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है ना। फाइलम सिलेंट्रेटा के जो प्राणी होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है, यह संघ जो होते हैं ये जंतु जगत की शाखा, ठीक है। यह संघ जो है वो जंतु जगत की शाखा यूमेटोजोआ तथा रेडिएटा, कौन कौन, यूमेटोजोआ तथा रेडिएटा में आता है। किसमें आता है, कह रहे हैं कि ये संघ जो है ये एक फाइलम तो ऑलरेडी है ही, बट ये यूमेटोजोआ और रेडिएटा में भी आता है, ठीक है ना। ये जंतु जगत की एक शाखा है जो यूमेटोजोआ है और रेडिएटा है, उनमें ये आता है, कौन, सिलेंट्रेटा। कह रहे हैं कि ये जंतु ऊतकीय मतलब टिश्यू वाले होते हैं। ये जंतु ऊतकीय स्तर के होते हैं, ठीक है ना। ये जंतु जो होते हैं वो टिश्यू स्तर के होते हैं और इनमें केवल एक गुहा शरीर के भीतर पाई जाती है। कह रहे कि ये जंतु जो होते हैं वो ऊतकीय स्तर के होते हैं, ऊतकीय बेस के होते हैं, टिश्यू बेस के, बट इनके शरीर के अंदर एक गुहा पाई जाती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जठरवाहिनी गुहा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जठरवाहिनी गुहा कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, ठीक है ना। क्या जाना आपने, सिलेंट्रेटा जो है वो खुद ही जीव जगत का, सॉरी जंतु जगत की जो शाखा है यूमेटोजोआ और रेडिएटा उसमें आता है। ये ऊतकीय बेस, टिश्यू बेस के प्राणी हैं, ठीक है ना। ये टिश्यू स्तर का एक जंतु है, प्राणी है और इनमें केवल एक गुहा शरीर के भीतर पाई जाती है जिसे जठरवाहिनी गुहा कहते हैं या जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम सिलेंट्रेटा का जनरल फीचर जान लेते हैं। सिलेंट्रेटा के जो जनरल फीचर होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि फर्स्ट आपका क्या है, ये जो होती हैं वो रेडियल होती हैं, बाई रेडियल सिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है ना। ये जो जंतु होते हैं वो अरीय होते हैं तथा अथवा द्विअरीय सममित के होते हैं, ठीक है ना। समझ में आया, रेडियल और बाई सिमेट्रिकल, ठीक है ना, सिमेट्रिक। कह रहे हैं कि सेकंड आपका क्या कह रहा है, समझ रहे हो ना कि रेडियल मतलब इनकी जो शरीर होती हैं वो कुछ अरीय टाइप की भी होती हैं या फिर कह लीजिए कि वो द्विअरीय सममित वाली भी होती हैं, ठीक है। कई इनके इस तरह से बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो बटे होते हैं। कह रहे हैं कि शरीर के बाहरी स्तर, कि इनके शरीर के जो बाहरी स्तर होते हैं उनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिकाएं पूरी तरह से क्या होती हैं, फैली होती हैं, बिखरी होती हैं, ठीक है। थर्ड आपका क्या कह रहे हैं, ये एकल मतलब सॉलिटरी भी हो सकती हैं और कॉलोनियल भी हो सकती हैं। सिलेंट्रेटा संघ का जो प्राणी होते हैं वो एकल भी हो सकती हैं या संघीय भी हो सकती हैं। एकल मतलब सीधे मतलब सॉलिटरी अकेले में भी हो सकती हैं और कॉलोनियल मतलब ग्रुप में भी हो सकती हैं या स्थिर या स्वतंत्र। कह रहे हैं कि या
कंडीशन में भी हो सकती हैं, ठीक है ना। ये दोनों टाइप की होती हैं, ठीक है। क्या समझे आप कि स्लेंड्रेटा संघ का जो प्राणी होता है वो एकल हो सकता है या फिर संघीय, ये दोनों में से ऑप्शनल है कि हो सकता है वो एकल भी हो सकता है वो संघीय भी हो सकता है वो स्थिर भी हो, एक जगह रहने वाला भी हो सकता है वो फ्री स्विमिंग करने वाला भी हो, मतलब स्वतंत्र अवस्था में वो तैरने वाला भी हो सकता है, ठीक है। फोर्थ आपका क्या है कि सभी जंतु, कह रहे हैं कि सभी जंतु जलीय, कौन से सभी जंतु की बात हो रही है, आपका स्लेंड्रेटा संघ जब पढ़ रहे तो उन्हीं संघ के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो संघ के प्राणी होते हैं ये सभी क्या होते हैं, जलीय होते हैं। जनरली आपका स्लेंड्रेटा संघ ज्यादातर ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि सभी जंतु जलीय होती हैं या प्राय या समुद्रों में होती हैं, या कुछ जातियां इनकी क्या होती हैं, अलवणीय भी होती हैं। क्या आपने जाना, इस संघ के जो जीव होते हैं वो पूरी तरह से जलीय होते हैं। तो जलीय होंगे तो या तो वो समुद्र एरिया में भी हो सकते हैं या तो नम स्थानों पे भी हो सकते हैं, ठीक है, बट समुद्री एरिया में ज़्यादा होते हैं, या तो वो अलवणीय भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कह रहे क्योंकि कुछ जातियां इस प्रकार की होती हैं जो अलवणीय जल में पाई जाती हैं, बिना लवण वाले, ठीक है, जहाँ थोड़ा सा मिट्टी वगैरह ना हो। पांचवा क्या है कि ये ऊतक स्तर के जंतु होते हैं। कह रहे हैं कि ये जो स्लेंड्रेटा संघ के प्राणी होते हैं ये टिश्यू बेस के जो होते हैं जंतु होते हैं, इनमें प्राय कुछ कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं। कह रहे हैं कि इसमें क्या होती हैं कि जो सेल होती हैं वही सेल क्या करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं, टिश्यू बनाने का कार्य करती हैं, ठीक है। आपका आगे है जंतु जो होते हैं वो डाइमॉर्फिक होते हैं। इस संघ के जंतु जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, द्विरूपी होते हैं, जिसको डाइमॉर्फिक बोलते हैं, द्विरूपी होते हैं, जिसे जीवक कहते हैं। द्विरूपी होने के कारण इसको हम जीवक भी कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे एक दो पॉइंट और मैं आपको बता देती हूँ इम्पोर्टेंट। आगे हम क्या देखेंगे, अगला पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं कि इनमें रुधिर के समय, ठीक है ना, रुधिर श्वसन तंत्र एवं उत्सर्जन अंग क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसका अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि संघ में क्या होते हैं, सातवां पॉइंट, इसमें